हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए ग्रेविटेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत दिलचस्प भी है। तो शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि एनिशिएंट इंडिया में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य जैसे जो महान वैज्ञानिक लोग हुए उनका इस क्षेत्र में बहुत योगदान है। अगर हम आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट मेड इट नन इन द 5th century that planet revolved around the sun in elliptical orbit एंड नोट इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो आर्यभट्ट ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि कोई भी जो ग्रह है वो सूर्य का जो परिक्रमा करता है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है और सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं करता है। उन्होंने ये भी कैलकुलेट किया कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूरी पर होंगे उनको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा सूर्य के परिक्रमा करने में। तो हम कह सकते हैं कि ही कैलकुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न इन दियर इलिप्टिकल ऑर्बिट। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भास्कराचार्य महोदय की। उन्होंने लिखी एक किताब जिसका नाम है सिद्धांत शिरोमणि। तो उसमें उन्होंने एटमॉस्फेयर के हाइट को 88 किलोमीटर नापा था। उन्होंने ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बारे में भी बताया था। वो अपने किताब में लिखते हैं, ही हैज़ एक्सप्लेन्ड दिस इन हिज बुक इन द फॉलोइंग वे, ए थिंग फॉल्स अपॉन द अर्थ बिकॉज द अर्थ अट्रैक्ट्स इट टुवर्ड्स इट्स सेंटर, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स अमॉन्ग द हेवनली बॉडीज टू व्हिच दे डू नॉट हैव देयर ऑर्बिट्स। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे केपलर साहब आए और उन्होंने 3 नियम दिया। और उनके 3 नियम को जानने के बाद हम देखेंगे कि केपलर महोदय का जो नियम था उसका न्यूटन ने अध्ययन किया और न्यूटन ने ग्रेविटेशन का जो नियम है, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नियम है उसको उन्होंने दिया और उसके नियम को भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये मेन चीज़ है। इसके अलावा हम इस चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में चर्चा करेंगे, वेटलेसनेस का चर्चा करेंगे और भी कुछ दिलचस्प जो पहलू है, बहुत ही आपको रोचक लगेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आइए शुरू करते हैं। अब केपलर महोदय का जो नियम है, 3 लॉज अबाउट मोशन ऑफ द प्लैनेट। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ, every planet moves in a elliptical orbit at one focus of which the sun lies। और सेकेंड लॉ क्या कहता है? the radial line from the sun to the planet covers equal area in equal time। और थर्ड लॉ कहता है the square of the period of revolution of the planet is proportional to the cube of the average distance of the sun from the planet। If the time period be t and r the average distance between the sun and the planet, then t square is proportional to r cube। It is evident from this law that greater the distance of the planet from the sun, greater will be the period of revolution। जितना दूर जो ग्रह होगा उसको उतना ही ज़्यादा लगेगा परिक्रमा करने में समय। तो परिक्रमा करने में जो उसके द्वारा लिया गया टाइम है वो ज़्यादा होगा अगर उसकी दूरी ज़्यादा हो। द प्लेनेट प्लूटो इज़ द फारदेस्ट एंड द प्लेनेट मरकरी इज़ द नियरेस्ट फ्रॉम द सन। दियर पीरियड ऑफ रिवोल्यूशंस आर रेस्पेक्टिवली 7.82 × 10⁻9 सेकेंड एंड 7.60 × 10⁻6 सेकेंड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और ये जो चित्र है इसके मदद से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये टाइम बढ़ जाता है दूरी बढ़ने से
planet is revolving along the elliptical orbit ABCDEF in anti-clockwise direction. S is one of the focus of the orbit and where the sun lies. The planet takes equal time t second in moving from E to F to E, D to C and B to A. Also the areas covered by the joining these points to the sun S are equal. The area ASB is equal to area CSD is equal to area ESF. It is evident that the aerial velocity of the planet is constant. From third law, T square is equal to is proportional to RQ. हमने देखा थर्ड लॉ को कि कैसे हमने कैसे ये जो टी स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल होता है RQ को, और बराबर करने के लिए कांस्टेंट से गुना करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू KRQ वेयर K इज ए कांस्टेंट कॉमन टू ऑल द प्लैनेट्स। अब केपलर के नियम को समझने के बाद हम न्यूटन के कंक्लूजन को देखते हैं। केपलर के लॉ के आधार पर जो उन्होंने कंक्लूजन दिया था, न्यूटन्स कंक्लूजन फ्रॉम केपलर्स लॉ। ऑन द बेसिस ऑफ केपलर्स लॉज न्यूटन कंक्लूडेड दैट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ केपलर the acceleration of the planet is always directed towards the sun. Thus the force acting upon the planet is directed towards the sun. Since the force is always directed towards the center of the sun, it is called central force. From third law of Kepler, T square is equal to KRQ, where K is a constant for all the planet. The centripetal force acting upon the planet, तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा F, और F को हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ओमेगा का वैल्यू कितना होता है 2π/t। तो इसको हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r बराबर m 2π/t स्क्वायर इंटू आर, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है 4π स्क्वायर mr/t स्क्वायर। अब हम टी स्क्वायर के वैल्यू को पुट करेंगे। टी स्क्वायर का कितना वैल्यू है KRQ, तो हमारा हो जाएगा ये F बराबर 4π स्क्वायर mr/KRQ। ये बराबर हो जाएगा 4π स्क्वायर m/KR स्क्वायर। आर से एक आर से ये कैंसिल हो गया आर, तो हमारा हो जाएगा 4π स्क्वायर इंटू m/KR स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि from hence the force acting upon the planet is F, and F is proportional to 1/r square, where r is the average distance of the sun from the planet. Therefore the force acting between the sun and other planet is inversely proportional to the square of the distance from the sun to the planet। तो इसी आधार पर उन्होंने रिलेशन दिया ग्रेविटेशन के लॉज में। तो आइए इसको थोड़ा सा हम देखते हैं कि फ्रॉम द एबव रिलेशन F इज इक्वल टू 4π स्क्वायर इंटू m/KR स्क्वायर, इट इज़ क्लियर दैट F इज प्रोपोर्शनल टू m इफ R बी कॉन्स्टेंट। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है कि दो वस्तु लेते हैं, एक वस्तु A है दूसरा B है, A का मास m1 है और B का मास m2 है, और दोनों के बीच में अगर हम d दूरी लेते हैं तो ये हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अगर हम दूरी को d लेते हैं तो क्या हो जाएगा F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और फिर F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। तो दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, और यहाँ पर जो g है एक कांस्टेंट हो गया जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं कि इन द यूनिवर्स एनी टू पार्टिकल्स attract each other. This force of attraction is proportional to the product of the mass of the
particles and inversely proportional to the square of the distance between them। इसी को मैथमेटिकली हम क्या लिखते हैं कि F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d², और एक कांस्टेंट g से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा F इज इक्वल टू g m1 m2/d²। और यहीं पर जो ये कांस्टेंट g है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, F बराबर g m1 m2/d², where g is a constant, this constant is called gravitational constant, this constant is also called universal constant। तो अगर हम m1 और m2 का वैल्यू 1 लें और उनके बीच जो दूरी है उसको हम 1 मीटर रखें तो g इज इक्वल टू f, मतलब कैपिटल G इज इक्वल टू f। और इस तरह से हमारा हो जाएगा हेंस 2 यूनिट्स ऑफ masses placed at a unit distance apart, the force acting between them is equal to the gravitational constant। और अगर हम डायमेंशन की बात करें तो इसका डायमेंशन होगा m-1 L³ T-2। तो इस तरह से